सो हेलो एंड वेलकम बैक अराउंड टू अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे बता रखा है एंड इंस्टाग्राम पे बता रखा है कि ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, उनको मैं बता दूं ये सेक्शन आज से तुमको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। तुमको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ जाओ ये पूरे सेक्शन को। मैं फिर से बता दूं कि ये जो सेक्शन है इसका जो नोट्स है, ये नोट्स तुमको लिख लेना है, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं होगा, तुमको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। अगर तुम लिखोगे ना तो तुमको बहुत ब्यूटीफुली वो याद रहेगा। तो तुम ऐसे सोचो कि ये जो स्क्रीन है ये एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे वाइट बोर्ड है और तुमको लिखना है, कॉपी करना है। लेकिन लिखना तब है जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, इसको रिकैप चलाना है, उसके बाद तुमको लिख लेना है पूरा चीज़, ठीक है। सेक्शन 62 हम लोग समझेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं, ये जो सेक्शन है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं राइट इशू। अच्छा, इस सेक्शन से रिलेटेड मैंने एक अच्छा बहुत ब्यूटीफुल एनिमेटेड रील जो है वो अपलोड कर रखा है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में ना आपको ये वाला लेक्चर तो याद रहे ना रहे, रील ज़रूर याद रहेगा, तो आपको वो चेकआउट कर लेना हमारे इंस्टाग्राम से, ठीक है। इसका जो लिंक वगैरह होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग जो है आपके क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। अच्छा, आज का टॉपिक होगा सेक्शन 62, फर्दर इशू ऑफ शेयर। एक चीज बताओ, पकड़ लो, टॉपिक क्या है? फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है कि आगे, प्लस ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी शेयर इशू हो चुका है, अब आगे जो है हम लोग फिर से शेयर इशू करने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सेक्शन में 6 सबसेक्शंस हैं, जो हम लोग टोटल 6 सबसेक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहला सबसेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है? पकड़ लो, ये है शेयर होल्डर्स, कंपनी का शेयर होल्डर्स। अब एक बात बताओ, कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके पास कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहता है, क्योंकि वो चाहते कि इस कंपनी का मालिक वो बने रहे, इसलिए वो लोग सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग करते हैं, राइट। कंपनी के प्रोमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं वो, उनके पास सबसे ज़्यादा क्या रहता है? शेयर्स, राइट। मुकेश अंबानी के पास उनके खुद के रिलायंस का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तब ना जाके वो कहलाते हैं मालिक। वैसे तो मालिक मैं भी हूँ क्योंकि मेरे पास भी शेयर है, लेकिन बड़ा मालिक कौन है? वो, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है। समझ में आ रहा है? तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं? प्रोमोटर्स अपने कंपनी में अपना मालिक जो है, अपना दर्जा वो जमा के रखने के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद के रख देते हैं, मैक्सिमम शेयर्स उन्हीं के पास रहता है, ठीक है। अब पकड़ लो, ये कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर्स ये 3 भाई, ठीक है। इनका जो कंपनी है बहुत ब्यूटीफुली काम हो रहा है, कंपनी में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए पुश, कंपनी को चाहिए ग्रोथ, ठीक है, इसको एक्सपांड होना है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे तुम कंपनी को एक्सपांड करोगे, कंपनी का तुमको और ज़्यादा प्रमोट करना है, कंपनी को अलग अलग जगह पे, इंटरनेशनल नेशनल जगह पे तुमको बिठाना है अपने कंपनी को, तुमको क्या चाहिए होगा? तुमको चाहिए होगा कैपिटल। और कैपिटल लेने का सबसे अच्छा तरीका, एक तरीका वो होता है कि आप शेयर्स इशू कर दे। आप अगर शेयर इशू कर दोगे तो शेयर्स को खरीदेगा कौन? अपने सब्सक्राइबर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने जनरल पब्लिक जो खरीदेंगे शेयर्स को, तो उनके पास चला जाएगा, क्या बताओ ना, ओनरशिप चला जाएगा उनके पास, और आपके पास क्या आ जाएगा? पैसा, राइट, आपके पास आ जाएगा पैसा, ठीक है। तो सुनो इस चीज को, इसको अच्छे से देखना है। अगर तुम शेयर इशू करोगे तो तुम्हारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि तुमने इशू किया है शेयर्स, ठीक है। क्या ये पहला इशू है, फर्स्ट इशू है? नहीं, ये एडिशनल फर्दर इशू है, एडिशनल इशू ऑफ शेयर्स है ये, ठीक है। अब अगर पहला इशू नहीं है, फर्दर इशू हो रहा है, तो क्या हम लोग नए लोगों को यहाँ पर देख सकते? हाँ सर। अगर फर्स्ट इशू नहीं है, फर्स्ट इशू में तो जो लोग ऑलरेडी है वो तो है ही, अब फर्दर इशू अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे नए लोग, नए प्लेयर्स जो है, नए इन्वेस्टर्स, नए शेयर होल्डर्स हम लोग देखेंगे। ये न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू शेयर होल्डर्स हम लोग देखेंगे, वो लोग खरीदेंगे शेयर्स, राइट।
तो शेयर्स क्यों खरीदेंगे और आपको क्यों देना है, नए बंदों को शेयर्स क्यों देना है? क्योंकि आपको मोर कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, आपको मोर कैपिटल चाहिए होगा। और उनको क्या मिलेगा, नए बंदों को क्या मिलेगा, शेयर्स। वो अक्वायर करेंगे शेयर्स, 200, 300, 1000 जो भी करना है करेंगे। इससे क्या होगा, क्या इससे ये थ्रेट बनेगा? ये एक थ्रेट होगा ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर, जो प्रोमोटर्स है उनके ऊपर, कि उनका तो शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा, फिर उनका तो शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा। पकड़ लो कंपनी में 10,000 शेयर्स थे पहले, ठीक है, 10,000 में से उन्होंने 1,000 शेयर सब्सक्राइब कर रखा है। पकड़ लो ये जो प्रोमोटर्स है, ठीक है, ये जो मालिक है, ये जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है उन्हीं के बारे में बात कर, 1,000 शेयर, तो मतलब 10% शेयर होल्डिंग है उनका, ठीक है ना। अब अगर पकड़ लो और 1,000 शेयर तुम इशू कर रहे हो, और ये 1,000 शेयर, तो टोटल तुम्हारा क्या कितना हो जाएगा, का शेयर हो जाएगा कितना, 11,000। तो 11,000 में से अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो आपका टोटल शेयर होल्डिंग कितना हुआ, बताओ ना भाई। मेरा जो पहले मेरे पास 10,000 शेयर था जिसमें से मैंने 1,000 शेयर खरीद के रखा था, मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न था 10%, ठीक है। अब 1,000 और ऐड हो चुका है एडिशनल शेयर्स, अभी टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का 11,000, और मेरे पास अभी भी 1,000 शेयर है, तो मेरा शेयर होल्डिंग हो जाएगा 9.09%, ठीक है, 9.09% मेरा हो जाएगा शेयर होल्डिंग। तो क्या मेरा शेयर होल्डिंग कम हो रहा है? तो क्या ये जो प्रोमोटर्स इनको डर होगा, मतलब उनका जो है एक थ्रेट होगा कि नहीं, ब्रिंगिंग ए थ्रेट टू दी ओनर्स शेयर होल्डिंग। ये ओनर है कंपनी का, अब वो सोचेंगे यार मैंने शेयर ज़्यादा इशू कर दिया, अब तो मेरा शेयर होल्डिंग कम हो रहा है ना। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो कंपनी के ओनर्स है उनको प्रोटेक्शन मिल पाए, उनको उनका जगह जो है वो हमेशा मिल पाए। बताओ ना, हमको चाहिए कंपनी में कैपिटल, एडिशनल कैपिटल चाहिए, प्लस इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है या तो मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डर्स, उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो और मेरे पास कैपिटल भी आ जाए कंपनी में। यहां पे जो गेम खेलता है वो खेलता है सेक्शन 62, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 62। क्या बताओ, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 62। पता है सेक्शन 62 क्या कहता है? बहुत सिंपल चीज कहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 62 कहता है राइट इशू। ये जो राइट इशू है मतलब फर्दर इशू ऑफ शेयर, उसी को कहा जा रहा है राइट इशू। ये एक राइट देता है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है ना उनको एक राइट देता है। क्या राइट देता है? इसका फर्स्ट प्रोविजन ही ये है कि ये ऑफर करता है शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जब राइट इशू अनाउंस होगा ना, सबसे पहले जो ये ऑफर जाएगा वो जाएगा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास। अब यहां पे दो बातें हो सकता है। देखो, अगर ये कंपनी में ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ठीक है, इसके पास है 10% शेयर, इसके पास है 5% शेयर, ठीक है, 5% शेयर 10% शेयर। अब कंपनी ये भी शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर, अगर कंपनी और 1,000 शेयर इशू कर रहा है, सबसे पहले वो अपने शेयर होल्डर्स को कह रहा है कि आप लोग खरीदो। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो 5% वाला बंदा है, ठीक है, ये सब 1,000 शेयर, पूरा 1,000 शेयर खरीद ले या फिर 900 शेयर खरीद ले, और जो यहाँ पे जो 10% वाला बंदा है उसको सिर्फ 100 ही शेयर मिले? तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी के जो मालिक है, उनका शेयर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। पकड़ लो, ये इंसान जो है ये है मुकेश अंबानी और मैं हूँ सैम, ठीक है, मैं 5% होल्ड कर रहा हूँ, उनको है, उनके पास है 10%। जैसे शेयर अनाउंस हुआ मैं भी शेयर होल्डर, वो भी शेयर होल्डर, सारे शेयर्स मैंने खरीद लिए। तो इससे तो पर्पस जो है, पर्पस क्या था? कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी के जो मालिक है, उनका शेयर कैपिटल, शेयर होल्डिंग जो है वो बरकरार रखने के लिए, उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 10% होल्ड कर रहे हैं ना, 10% होल्ड करेंगे, इवन आफ्टर एडिशनल शेयर्स इशू करने के बाद भी 10% वो लोग होल्ड करेंगे। इस बात का हमको मेक श्योर करना है। तो ये जो पर्पस है, मेन पर्पस है इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का, वो पर्पस तो डेड हो जाएगा ना अगर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला वर्ड मेंशन ना किया हो।
तो सेक्शन 62 में बहुत ब्यूटीफुली उन लोगों ने मेंशन किया प्रोपोर्शन कि सबसे पहले डेफिनेटली हमारे शेयर होल्डर्स को हम लोग कहेंगे कि बेटा आप लोग जो है सब्सक्राइब करो, शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से ऑफर दिया जाएगा? इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जिस प्रोपोर्शन में वो लोग एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो प्रेजेंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको एडिशनल इशू करने का मौका दिया जाएगा। कैसे? समझाओ सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ वरना समझेंगे नहीं। बहुत ब्यूटीफुली समझाऊंगा मैं। देखो ये जो लाइन है शोल्डर इन शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन, ये क्या है? देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो। पकड़ लो, एक बंदा है राज, हु ओन्स 10% ऑफ द कंपनीज टोटल शेयर। कंपनी का टोटल शेयर क्या है पता है? 10,000। उसमें से 1,000 वो होल्ड कर रहा है। अगर 10,000 में से 1,000 तुम होल्ड कर रहे हो तो 10% शेयर होल्डिंग तुम्हारा है, ठीक है। अब जब न्यू शेयर विल बी इशू किया जाएगा ना, पकड़ लो उसका क्वांटिटी है 1,000, तो राज विल बी ऑफर्ड कितना शेयर उसको ऑफर किया जाएगा? क्या पूरा 1,000 शेयर ऑफर किया जाएगा? नहीं, उसको ऑफर कर दिया जाएगा 10% ऑफ 1,000। ये जो अभी 1,000 शेयर्स है ना, इसका 10% जो है ऑफर किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 100 शेयर राज खरीद लेगा। अगर 100 शेयर राज खरीद लिया, राज के पास कितना है? 100 शेयर्स। कंपनी के पास पहले कितना था? 10,000। तो उसका शेयर होल्डिंग कितना था? 10%। अब कंपनी ने कितना इशू किया? 1,000, ठीक है, 1,000 इशू किया, तो टोटल शेयर होल्डिंग कितना हो गया? 11,000। 11,000 में से राज का शेयर होल्डिंग कितना है बताओ ना? 1,100। तो 1,100 कितना परसेंटेज है बताओ? 10% ऑफ अपना 11,000। 11,000 का 10% कितना होता है बताओ ना? 11,000 का 10% होता है 1,100, मतलब 1,100। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि एडिशनल शेयर जैसे इशू हो रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शेयर होल्डिंग सेम ही है। अपने जो प्रोमोटर्स है उनका शेयर होल्डिंग पूरा सेम है 10%। अगर जितना भी शेयर तुम इशू कर लो, यहाँ पे मैंने 100 किया, 1,000 शेयर एडिशनल जो है इशू करने के बाद किया है, वहाँ पे 2 करोड़ शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोमोटर्स है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनके पास जितना शेयर रहेगा उसी परसेंटेज का उनको ऑफर किया जाएगा। तुम उसी परसेंटेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो राज है उसको ऑफर किया जाएगा 10%, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 10% शेयर था, ठीक है, 10,000 का। अब उसको भी जो एडिशनल शेयर इशू हो रहे हैं उसका 10% ही उसको दिया जाएगा। इससे ज़्यादा वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता। मतलब 100 से ज़्यादा शेयर को वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता, वो खरीद नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो रहा है? इससे जो ये जो राज है, इसका जो पहले जब 10,000 का शेयर होल्डिंग था उसका परसेंटेज 10% ही था शेयर होल्डिंग। अब जो 11,000 हो चुका है तब भी इसका परसेंटेज 10% ही है। ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि राज ने 1,100 शेयर्स सब्सक्राइब कर रखा है। तो समझ में आ रहा है ये राइट इशू क्या वेल कर रहा है, क्या दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अपने जो मालिक है प्रोमोटर्स को, उनको मालिक ही बिना बना के बिठा रहा है। समझ में आ रहा है? मालिक बन के बैठे हैं वो लोग। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो उनका जो पोजीशन है वो हिलेगा नहीं। एडिशनल शेयर इशू करने के बाद जितने भी शेयर कैपिटल बढ़ता जाए कंपनी का, उनका कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग राइट इशू के तहत वो लोग लेते रहेंगे शेयर्स। समझ में आ रहा है? अब एक स्टूडेंट ने मुझको पूछा इंस्टाग्राम में कि सर अगर उनको कैपिटल चाहिए, अगर कंपनी को, सर एक चीज़ बताओ, अगर कंपनी को चाहिए कैपिटल, अगर कंपनी को कैपिटल ही चाहिए और उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वही पैसे लगा रहे हैं, वही खरीद रहे हैं, सो दैट उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न ख़राब ना हो जाए, तो इसमें फ़ायदा क्या है? मतलब ऐसे कैसे? मतलब तुमको पैसा चाहिए, तुम खुद लगा रहे हो पैसा, तुमको अपने कंपनी में पैसा लाना है तुम खुद। तो उसका आंसर यही है कि 100% थोड़ी ना हम लोग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। उनका जो प्रेजेंट शेयर होल्डिंग है उतना ही ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो बच जाएगा वो बाकी को हम लोग ऑफ़र करेंगे। अब पकड़ लो मैंने राज पकड़ लो 10% शेयर होल्ड कर रहा है ना, पकड़ लो वो नॉर्मल शेयर होल्डर ही है, ठीक है। ये 10% शेयर होल्ड कर रहा है ना, नॉर्मल शेयर होल्डर ही है। अब मैंने उसको ऑफ़र किया
राइट इशू, ये एक ऑफर है। अब उसका मर्जी है, उसको मालिक बन के बैठे रहना है, उसको 10% जो है खरीदना है, मतलब 100 शेयर उसको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, ये राज का मर्जी। जो खरीद लेगा तो उसका हो जाएगा, अगर नहीं खरीदा तो बाकी जो लोग हैं आउटसाइडर्स उनको हम लोग देंगे। अब आउटसाइडर्स को देने से पहले भी हम लोग अपने वाले लोग को देंगे। अपने वाले लोग कौन है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सबसेक्शन में। देखो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। टॉपिक ये जो पूरा कंसेप्ट है ये समझ में आ चुका है क्यों लाया गया है सेक्शन 62। अब टाइम वैलिडिटी क्या है, 15 दिन मिनिमम आपको टाइम दिया जाएगा। राज को 15 दिन का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 30 डेज का टाइम मिलेगा कि तुम इसके अंदर अंदर सब्सक्राइब करो। अगर नहीं किए तो ये किसी और को हम लोग ऑफर कर देंगे, ठीक है। रिनाउंसिएशन पॉसिबल है, हाँ रिनाउंसिएशन पॉसिबल मतलब किसी दूसरे को तुम रिनाउंस कर सकते हो, हाँ अनलेस अगर आपके कंपनी के आर्टिकल्स में मना है रिनाउंसिएशन तो आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ शेयर्स नॉट एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड, अगर शेयर राज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे उन शेयर को। कैन डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन अ मैनर नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस प्रकार से उन शेयर्स को डिस्पोज करेंगे कि कंपनी का नुकसान ना हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पोज क्या करेंगे, वो किसी और को ऑफर कर देंगे, समझे, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग। देखो अब ये हो चुका है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 ये हो चुका है, सबसेक्शन 1A खत्म हो चुका है। अब सबसेक्शन 1B देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये अभी भी हम लोग सबसेक्शन 1 ही कर रहे हैं, उसके बाद सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 है। अच्छा सबसेक्शन 1B क्या कहता है, ये क्लॉज बी कहता है कि ऑफर टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को ऑफर करना है। बाहर लोगों को ऑफर करने से पहले आपको ऑफर करना है एम्प्लॉइज़ को। सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करोगे, उसके बाद करोगे ऑफर एम्प्लॉइज़ को अंडर द ईसॉस स्कीम। ईसॉस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्या बताओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ये तुम तभी कर सकते हो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तो। एम्प्लॉइज़ को देना है, दे सकते हो, कैसे दोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट क्लॉज सी क्या कहता है, कहता है कि ऑफर टू अदर पर्सन। अब ये जो अदर पर्सन मतलब एम्प्लॉय को तो हो गया ऑफर, एम्प्लॉय का ऑफर हो गया। अब एम्प्लॉय को ऑफर करने के बाद अदर पर्सन को ऑफर करेंगे हम लोग। अदर पर्सन कौन होगा यहाँ पे, अदर पर्सन होगा अदर देन शेयर होल्डर्स। ऑफर टू अदर पर्सन अदर देन शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स के अलावा, एम्प्लॉयज के अलावा अदर पर्सन जो है मतलब जनरल पब्लिक, उनको हम लोग ऑफर कर सकते हैं। इफ़ ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद द प्राइस डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से प्राइस में हम लोग बाकी आउटसाइडर्स को ऑफर करेंगे, उसका जो प्राइस होगा वो डिटरमाइन करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उनसे डिटरमाइन करवा के हम लोग आउटसाइडर्स को देने वाले हैं ये शेयर, ठीक है। और प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रेट लगा के आप आउटसाइडर्स को, अदर पर्सन अदर देन शेयर होल्डर्स अदर देन एम्प्लॉयज आप दे सकते हो, ठीक है। अब आएगा सेक्शन 62 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में है नोटिस, कि जो पूरा मामला है जो तुम ऑफर कर रहे हो राज को शेयर्स, कितने दिन पहले नोटिस दोगे, 3 दिन पहले। नोटिस 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 3 दिन पहले आपको नोटिस भेजना है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 3, डिबेंचर और लोन कन्वर्शन ये भी पॉसिबल है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद। मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखो कंपनी ने ऑलरेडी लोन लेके रखा है, डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स भी एक प्रकार का डेट ही है, ठीक है, लोन है, डेट है, तो इनको तो पेमेंट करना है ना। तो पेमेंट ना करके एक काम करें, हम लोग तो वैसे भी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये जो जिनको हम लोग लोन देना है ना, लोन का पैसा देना है, इनको हम लोग शेयर्स दे देते हैं। तो वैसे भी हम लोग एडिशनल शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उनको शेयर दे देते हैं, तो लोन जो है ये भी चुकता हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक काम करता है, गवर्नमेंट भी अपना नाक रख रहेगा यहाँ पे। देखो सबसेक्शन 4 क्या कहता है बताए, कि गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे सकता है। गवर्नमेंट कह सकता है कि कन्वर्ट करो अपने सारे लोन एंड डिवेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तुम लोग इशू कर रहे हो ना एडिशनल शेयर्स, तुम्हारा जितना भी लोन है, डिवेंचर्स है,
उनको तुम लोन डिवेंचर ना रखो, बहुत टाइम हो चुका है, तुम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो, लोन वगैरह जो है उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हो, तो तुम एक काम करो, तो अपने शेयर्स को ही उसको दे दो, कन्वर्ट कर दो शेयर्स। तो कंपनी जो है, अगर कंपनी को लगे कि ये नाइंसाफ़ी हो रहा है कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी को तो पैसा नहीं मिलने वाला यहाँ पे, अगर लोन एंड डिवेंचर कन्वर्ट कर दे तो ऑलरेडी जो पैसा ले रखा है उसके बदले में हम लोग शेयर दे रहे हैं ना, नया पैसा तो नहीं आ रहा। तो कंपनी को हर्ट हो सकता है ये चीज़, तो कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके। सेक्शन 62(5) क्या कहता है? गवर्नमेंट ये जो चीज़ है ना, नाक रगड़ने का काम जो है, किसी और के घी में उंगली डालने का काम, ये जो है ये करने से पहले कंसिडर करेगा कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कंपनी को का जो लोन है, डिवेंचर्स है, ये कन्वर्ट करना सही रहेगा कि नहीं, वो कंसिडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐसा कदम उठाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठाए ना उठाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर उठा भी लिया, तुमको पसंद नहीं आया, तुमने ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो, ऐसा तुम्हारा राइट दे के रखा है, ऐसा तुम्हारा क्या बताओ ना, राइट दे के रखा है कंपनीज एक्ट ने कि तुम गवर्नमेंट से डर मत जाना, गवर्नमेंट तुमको डराएगा लेकिन तुम डरना मत, ठीक है? तुमको दिक्कत आ रहा है, तुम मुझको बताओ, मैं तुम्हारा कर दूंगा, ठीक है? ट्रिब्यूनल को अप्लाई करो। लास्ट सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि इफ़ नो अपील, अगर अपील नहीं आया, देखो ना, ये जो कहा गया ना कि अपील करो अगेंस्ट द गवर्नमेंट का, अगर अपील नहीं आया तो मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जो कह रहे हैं वो करेंगे। इफ़ नो अपील इज़ फाइल्ड और द अपील इज़ डिसमिस्ड, या फिर अब तुमने अपील फाइल किया लेकिन अपील डिसमिस कर दिया गया बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं, ट्रिब्यूनल ने भी गवर्नमेंट का साथ दिया, ट्रिब्यूनल कह रहा है कि हाँ तुम कन्वर्ट करो, तो कंपनी ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा टू द अकाउंट फॉर द कन्वर्टेड डिवेंचर एंड लोन्स। तो कंपनी का तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा ना, उसके प्लस वो एडिशनल शेयर जो है वो ऑफर करेगा। अब एडिशनल शेयर कौन लेकर जा रहा है? छीन के लेकर जा रहा है, वो लोन एंड डिवेंचर वाले लोग। तो एडिशनल पैसा तो नहीं आ रहा है कंपनी के पास, लेकिन हाँ शेयर्स जो है इनको ऑफर किया जा रहा है, वो जो शेयर्स वो छीन के लेकर चले गए। तो जो भी हो रहा है, अपना जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो तो इंक्रीज होगा ना, फिर तो बढ़ जाएगा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो यही है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज टू द अकाउंट फॉर द कन्वर्टेड, जो भी कन्वर्टेड डिवेंचर एंड लोन्स है उनके लिए ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? यही है आपका सेक्शन 62 पूरा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बेटा। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन इसको हम लोग कहते हैं प्लान। एम्प्लॉई का स्टॉक का ऑप्शन का प्लान, ठीक है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें कंपनी क्या कहता है? कंपनी बोलती है कि यार तू अभी शेयर मत ले, फ्यूचर में ले लेना। क्या बता? फ्यूचर में ले लेना। तू अभी शेयर मत ले, फ्यूचर में ले लेना, ठीक है? लेकिन एक फिक्स्ड प्राइस पे, एक फिक्स्ड प्राइस पे। देख, कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉई को एक ऑप्शन देता है। किस प्रकार का ऑप्शन? शेयर्स लेने का, शेयर्स लेने का। क्या बताओ? शेयर्स लेने का। शेयर ले लेना फ्यूचर में, फ्यूचर में पकड़ ले, फ्यूचर है 5 साल बाद, 5 ईयर, ठीक है? फ्यूचर में तूने शेयर ले लेना हमसे एट अ प्री डिसाइडेड रेट, एट अ प्री डिसाइडेड रेट, डिसाइडेड रेट, ठीक है? प्री डिसाइडेड रेट। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में 5 साल बाद मेरा स्टॉक का प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ चल रहा है मेरा स्टॉक का प्राइस, ठीक है? फ्यूचर में मैं तेरे को ये स्टॉक 5 साल बाद 60 रुपीज़ में दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज़ में दे दूंगा। लेकिन ये ऑप्शन बेहतर क्यों है? मतलब कोई भी बंदा इस ऑप्शन को लेने के लिए ललचाएगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 5 साल बाद जो भी एक टाइम पीरियड है उसके बाद स्टॉक का प्राइस इतना कम नहीं रहेगा, कम से कम 100 हो जाएगा, ठीक है? तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस में वैसे भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन देना किनको? बताओ फटाफट। अपने एम्प्लॉयज़ को। एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को
एम्प्लॉयज़ को एक प्रकार का मालिकाना हक जो हम लोग कहते हैं, मतलब वाला जो फीलिंग है वो लाने के लिए ये उनको एक मौका है। ठीक है, उनको उनके पास एक मौका रहता है। ठीक अब कंपनी ऐसे मतलब सिंपली तुमको ये मतलब आज तुमने कंपनी ज्वाइन किया तो आज तुमको मिल जाएगा ईसॉप, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी तुमको कहेगा कि अगर तुमने हमारे साथ 5 साल तक बिताया, 5 इयर्स तक तुमने इसी कंपनी पे तुमने स्टे किया, ठीक है, 5 ईयर तक अगर तुमने स्टे किया तो हम लोग आपको कंपनी की तरफ से तुमको हम 100 शेयर्स देंगे एट रुपीज़ 50 और ₹60, 100 शेयर्स देंगे। ठीक है, भले ही कंपनी का स्टॉक का प्राइस 500 क्यों ना हो जाए फ्यूचर में, लेकिन हम लोग तुमको ये डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सरसाइज करवाएंगे तुम्हारा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये एक प्रकार का ऑफर है, ये एक प्रकार का बताओ क्या है, ऑफर है। क्यों एम्प्लॉयज़ को? क्योंकि बेटा एम्प्लॉयज़ को रोक के रखने के लिए कि 5 साल तक तू हमारे यहाँ पे रह जा, ठहर जा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है तुम्हारा ईसॉप, एम्प्लॉय का स्टॉक का ऑप्शन का प्लान। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन 62, याद रखियो। ठीक है, सेक्शन 62। क्या ये याद रख पाओगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेक्शन 62 याद रखियो। ठीक है, उसके बाद खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा है, टेंशन मत लो, समझो इसको बहुत अच्छे से। देखो ऑप्शन किनको दिया जाता है? एम्प्लॉइज को। ऑप्शन टू हुम? टू एम्प्लॉइज को दिया जाता है। अब एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएगा कौन, ये है क्वेश्चन। एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएगा कौन? तो कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय, कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय, कोई भी डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा, डायरेक्टर जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा, बाकी डायरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक, एंड 6 है अब हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ये है अलाउड वाला सेक्शन, ये है अलाउड। अब आते हैं नॉट अलाउड वाला सेक्शन, मतलब किनको देना बारन है, मतलब बार कर रखा है कि इसको नहीं दे सकते, मना कर रखा है कि इसको नहीं दे सकते। नंबर 1 है प्रोमोटर। प्रोमोटर्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट? एंड वी आर स्टडीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इस बात का ध्यान रखना है। बी, प्रोमोटर के ग्रुप, एंड सी, डायरेक्टर होल्डिंग more than 10% of shares, 10% से ज़्यादा उसने शेयर होल्ड कर रखा है तो ये हम लोग डायरेक्टर को अलाउ नहीं कर सकते। भले ही यहाँ पे डायरेक्टर के लिए अलाउड है, लेकिन अगर आप ये वाले डायरेक्टर हो तो आप अलाउड नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जेम्पशन है हमारे स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप वाले कंपनी के लिए अलग प्रकार का नियम है। स्टार्टअप वाला कंपनी, अगर आप स्टार्टअप हो देन आपके लिए 10 years का रिलैक्सेशन है ऑन ऑल दिस रिस्ट्रिक्शन। 10 years रिलैक्सेशन, 10 years का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ऑन ऑल दिस। इसका मतलब ये कि स्टार्टअप में जो हमारे फाउंडर है ना वो भी ईसॉप ले सकते हैं। बताओ क्या? स्टार्टअप में जो फाउंडर है वो भी ईसॉप ले सकते हैं। ठीक है, फाउंडर्स कैन ऑल्सो टेक ईसॉप।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 10 इयर्स का ये रिलैक्सेशन, उसके बाद 10 इयर्स कंप्लीट हो जाता है, स्टार्टअप का आपका जो ओहदा है, आपका जो पद है स्टार्टअप का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वक्त जो है फाउंडर्स जो है ईसॉप नहीं ले सकते उसके बाद। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। अच्छा, ईसॉप लेने के लिए क्या करना होगा, कंडीशन क्या अप्लाई होता है? कंडीशंस फॉर ईसॉप ये बता दो सर। कंडीशंस क्या होता है? कुछ नहीं, आपको एसआर इन जीएम पास करना होता है। एसआर इन जीएम पास करोगे क्या? क्या ओआर इन जीएम से चल जाएगा? नहीं, एसआर इन जीएम आपको पास करना होगा। इसमें आपको लिखना होगा कि कितने शेयर्स आप ले रहे हो, मतलब दे रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर्स का जो तुम ऑफर करने जा रहे हो। कंसिडरेशन क्या रहेगा, मतलब कौन से प्राइस में तुम दोगे 5 साल बाद। करंट मार्केट प्राइस, आज के मार्केट का क्या प्राइस है, ठीक है। कंसिडरेशन, कौन से प्राइस में तुम दोगे फ्यूचर में, ये बात आप लिखोगे। किसको देना है ये भी आप लिखने वाले हो, टू हुम, वो सब तुमको, अब तुम्हारे एसआर इन जीएम जो तुम स्पेशल रेजोल्यूशन का तुम नोटिस भेजोगे वहाँ पे सब कुछ लिखा होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ, ठीक है। अच्छा, अब सुनो एक चीज, एसआर का कुछ नियम है, ये नियम सेबी ने बनाया है, रूल्स फॉर एसआर, ठीक है। ये नियम किसने बनाया बताओ? सेबी ने बनाया है, सेबी अंकल ने बनाया है। सेबी ने क्या कहा है, जो तुम्हारा ईसॉप का शेयर है ना, जो तुम्हारा ईसॉप का शेयर है वो नॉर्मल शेयर जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई राइट वगैरह चेंज, ईसॉप वाले शेयर का अलग राइट, नॉर्मल शेयर का अलग, ऐसा नहीं, पूरा सेम रहता है, ठीक। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो एसआर का वैलिडिटी रहता है ना, एसआर वैलिडिटी, ठीक है, वो 12 महीने रहता है। तुमने आज एसआर पास किया तो 12 महीने के अंदर अंदर तुमको दे देना होगा ईसॉप। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद लॉक इन पीरियड समझ लो। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड के बारे में बताया गया है कि तुमको एक बार शेयर्स मिल जाए, तुमने एक बार शेयर, अपना शेयर्स जो है तुमने ले लिया है, ठीक है, उसके बाद तुम 3 साल तक बेच नहीं सकते, कैनॉट सेल फॉर 3 इयर्स। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 साल बाद तो तुमको शेयर मिलेगा, उसके बाद तुम सेल नहीं कर सकते 3 साल के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा लिमिट, कि कितना हम लोग शेयर जो है वो हम लोग इशू कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब अपने मन के हिसाब से हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे, ईसॉप देंगे, नहीं ना। तो एक लिमिट होता है, कंपनी एक्ट ने एक लिमिट सेट करके रखा है, ठीक है। तो लिमिट ऑन ईसॉप या फिर लिमिट ऑन इशू लिख दो, लिमिट ऑन इशू ऑफ ईसॉप, ठीक है। इसको ध्यान रखो, कितना लिमिट, पर ईयर तुम 15% ही इशू कर सकते हो ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, और 5 crore विच एवर इज हायर, और 5 crore विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, तुम्हारे कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल जो अकाउंट है उसके हिसाब से जो भी ज़्यादा हो, अगर 5 करोड़ ज़्यादा हो रहा है तो 5 करोड़, अगर 15% ज़्यादा हो रहा है तो 15%, जो भी वैल्यू ज़्यादा में निकलता है उतना, ठीक है। ओवरऑल तुम कितना ईसॉप जो है वो कर सकते हो, इशू कर सकते हो, ओवरऑल 25%, इससे ज़्यादा तुम इशू कर ही नहीं सकते। 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप के लिए एक अलग से प्रोविजन बता दिया है, स्टार्टअप को बताए कि तुम ना 50% कर सकते हो, 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कितने साल के लिए? 10 ईयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टार्टअप में कोई आएगा क्यों, स्टार्टअप वैसे ही रिस्की होता है, इसको कोई भी अच्छा वाला काम करने वाला व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए तुमको ईसॉप देना होता है उनको। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है,
ठीक है, समझ में आ चुका है। अच्छा, इसका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताओ? वैल्यूएशन वैल्यूएशन कौन करेगा? जो तुम ESOP दोगे इसका वैल्यूएशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से तुमको करवाना होगा, क्या बताओ? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से तुमको करवाना होगा वैल्यूएशन, ठीक है। वो क्या देखेगा? फेयर प्राइस हो रहा है, ठीक है, फेयर प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ, करेक्ट। क्योंकि रैंडम प्राइस में तो दे नहीं सकते, तो रजिस्टर्ड वैल्यू और वैल्यूएशन करके तुम्हारा कर देगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, याद रखो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सब्सिडियरी, इसको क्या लिखूं मैं, टॉपिक हेडिंग लिख लो, स्पेशल अप्रूवल लिख दो, स्पेशल अप्रूवल लिख दो। अगर तुम सोच रहे हो कि अपने क्या बताओ सब्सिडरी या फिर होल्डिंग के एम्प्लॉयज को ESOP दोगे, समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी एक एम्प्लॉय को ESOP टू एनी एम्प्लॉय कितना दे रहे हो? ग्रांट कर रहे हो 1% से ज्यादा, मोर देन 1% शेयर्स, ठीक है। जो भी तुम्हारा टोटल ESOP है उसका 1%, तुम जो 1% या फिर उससे ज़्यादा तुम किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है, अलग से सेपरेट अप्रूवल चाहिए होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। और भी है, जैसे कि तुम अगर अपने ESOP के टर्म्स को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, टर्म्स चेंज इन ESOP, अगर तुम अपने ESOP के टर्म्स को चेंज करना चाहते हो तब भी तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। इसके लिए सेपरेटली, इन सब के लिए सेपरेटली तुमको रेजोल्यूशन पास करना होगा। एक चीज़ याद रखना, टर्म्स चेंज इन ESOP, अगर तुम सोच रहे हो कि यार सर उन्होंने ESOP दे दिया उसके बाद वो लोग टर्म्स चेंज करें, हाँ टर्म्स ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डू इट अगेंस्ट दी फेवर ऑफ द एम्प्लॉयज़ जिनको मिला है, ठीक है। सर्दी का मौसम है, सर्दी नहीं मतलब गर्मी का मौसम, लेकिन बारिश गिर रहा है, पूरा सर्दी वाला फीलिंग आ रहा है, तो थोड़ा गले में जो है ख़राब है, सो बे विथ मी ब्रो। अब देखो, चेंज करो ESOP के टर्म्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, इट शुड नॉट बी, क्या बेकार कलर है, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट the interest of the employees, इस बात का ध्यान रखना। जो भी चेंज करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अच्छा चेंज होना चाहिए, एम्प्लॉय को फायदा होना चाहिए जो भी तुम चेंज करना चाहते हो। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड क्या हो सकता है? जैसे तुमको मैंने बताया, वेस्टिंग पीरियड लिख दो दोस्तों। वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने तुमको बताया कि कंपनी एम्प्लॉय को कहता है कि 5 साल तुम रुक जाओ, ठीक है, तो ये कितना मिनिमम कह सकता है कंपनी? वो है 1 ईयर, याद रखना, ठीक है। 1 ईयर तुमको बैठना है हमारी कंपनी में, हम तुमको ESOP देंगे, तो वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद सुनो, ओके ओके, फिर हम लोग ESOP का ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉरफीचर कब होता है तुम्हारे ESOP के शेयर्स को? फॉरफीचर एंड रिफंड कब होता है? तो ये तब होंगे अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं किया तो पैसा फॉरफिट हो जाएगा। एक्सरसाइज अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा जो शेयर्स है वो फॉरफिट हो जाएगा। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सरसाइज नहीं किया तुम्हारे तो ये पूरा पैसा जो है तुम्हारा फॉरफिट हो जाएगा। एक्सरसाइज ही नहीं किया तुम्हारा तुमने अपने ऑप्शंस को, ठीक। उसके बाद अगर रिफंड कब मिल जाएगा तुमको, अगर तुमने वेस्टिंग की कंडीशन को फेल कर दिया तब। वेस्टिंग कंडीशन फेल, किसी भी कारणवश वेस्टिंग कंडीशन तुमने फेल किया तो पैसा तुम्हारा हो जाएगा रिफंड, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, और कुछ कंडीशंस मैं बता देता हूँ ईसॉप के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशंस रहेगा। जैसे कि ईसॉप में ना दोस्तों कुछ कंडीशंस है, इसको भी तुमको ध्यान में रखना है। कंडीशंस ये है कि तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, नो ट्रांसफर, नो रिनाउंसिएशन, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम इसको प्लेज भी नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। नो ट्रांसफर, नो प्लेज, गिरवी नहीं रख सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? नो रिनाउंसिएशन, तो ये तुम नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है, करेक्ट। ये क्या है सर, इसका मतलब क्या हो जाता है, एक बार बता दीजिए ना सर। मतलब एक तो तुम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते इसको, किसी को दे देना, ठीक है, अपने राइट को किसी दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्लेज नहीं कर सकते, गिरवी नहीं रख सकते, एंड रिनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे बिहाफ पे कोई दूसरे को दे दिया जाए ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या ये क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, पकड़ लो डेथ हो गया तो क्या करोगे? तो किसके पास जाएगा ये सारा? लीगल हेयर्स के पास। किनके पास बताओ? लीगल हेयर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा लीगल हेयर्स लिख दूँ तो कुछ बच्चों को समझ में ना भी आए, तो मैं यहाँ पे लिख दे दूँ वेस्ट टू लीगल हेयर्स, ठीक, समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग थोड़ा फॉर्म वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो तुम लोग ईसॉप मेंटेन करोगे ना, इसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन होगा। रजिस्टर का नाम क्या है? फॉर्म SH6, फॉर्म SH6, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफ कहाँ पे रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, ठीक। अब इसके लिए ROC का फाइलिंग भी होगा, ROC का फाइलिंग भी होगा, समझ में आ रहा है? तो तुमको ROC का फाइलिंग करना है MGT 14 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर। एंड पास 3 अलॉटमेंट के लिए तुम जो अलॉट कर रहे हो ये भी 30 डेज के अंदर अंदर। क्या है, समझ में आ रहा है? MGT 14 जो है ना, ये तुम देते हो SR के लिए कि तुम्हारा SR पास हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये जब तुम SR पास करोगे तब MGT 14 हमेशा जाता है, ये सबको पता है। अगर तुमको नहीं पता है तो तुम समझ लो कि तुम जब जब SR पास करो तब तब MGT 14 चलता जाता रहेगा ROC के पास, ठीक है। SR के लिए तुमने इसको भेज दिया, एंड ये किसके लिए? अलॉटमेंट के लिए तुमने अलॉटमेंट कर दिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, गॉट इट, ओके। ओके, चलो ये यहाँ तक आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर ईसॉप का सिनेरियो, ठीक है। ईसॉप जो है हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो इसको एक बार आराम से नोट डाउन कर लो। नोट्स सर कहाँ से मिल जाएंगे? ये नोट्स जो है आपको कतई नहीं मिलने वाला, आपको लिखना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये लिखना है, अंडरस्टूड। ये लिख लिख के तुम करो, सो दैट तुम्हारा एग्जामिनेशन में जो है ना कोई दिक्कत ना आए। चलो ये हो चुका है ईसॉप। अब देखो मार्किंग मैं नहीं करवाने वाला, मार्किंग तुम आराम से घर में बैठ के कर लियो, ठीक है। जितना मैंने करवाया लिखाया है उतना याद रखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगा, ठीक। पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ हो गया है,
ठीक है, उसके बाद फीचर्स, कंडीशंस एंड ऑप्शन, ओके, नॉन ट्रांसफरेबल, कैन नॉट बी प्लेज्ड एंड ऑल दैट, ये हम लोगों ने पूरा कर रखा है। ठीक है, कैन एक्सरसाइज, डेथ के टाइम पे लीगल हेयर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग MGD 14 पास 3 देख रखा है हम लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे ये बोनस, सबसे पहले बोनस करेंगे, सो उसके बाद स्वेट इक्विटी करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंशियल बेसिस अलग से देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्वेट इक्विटी करेंगे कि एक के बाद एक आ जाए तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। ठीक है, फिर ऑल्टरेशन, चलो एक एक करते हैं। सबसे पहले बोनस देखते हैं। ठीक एक पेपर ले लेता हूँ मैं, सो तुमको समझा पाऊँ और इजीली फटाफट तुम लोग याद आ जाए तुम्हारा कि बोनस क्या होता है, नहीं होता है एंड ऑल दैट स्टफ। चलो बेटा, हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही कोर कंसेप्ट है बोनस शेयर, बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस मिलना, क्या बताओ, बोनस मिलना, बोनस किसको मिलता है, किसी को भी मिल सकता है दोस्तों, बोनस किसी को भी मिल सकता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुमको जो तुम्हारे सैलरी में बोनस मिलता है, क्या वो सैलरी से कट के मिलता है या फिर सैलरी के ऊपर एडिशन होता है? ऑब्वियसली सैलरी के ऊपर एडिशन होता है कि नहीं? सैलरी के ऊपर एडिशन होता है। अब तुम एक चीज़ बताओ, बोनस क्यों दिया जाता है? समझो इसको, कंसेप्ट को समझो कि बोनस तब दिया जाता है जब कंपनी के पास एक्सेस पैसा है और कंपनी उस पैसे को देना चाहते टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। ठीक है, कंपनी उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। अब पैसे तो डायरेक्टली तुम्हारे घर पे मेल नहीं कर सकते वो लोग कैश, तो वो क्या करेंगे, तुमको शेयर्स दे देंगे। पकड़ लो, तुमने 100 शेयर खरीदा है, ठीक है, तो अगर 1:1 का बोनस है तो तुमको 1:1 का अगर बोनस है फॉर एग्जांपल, तो तुमने 100 शेयर खरीदा है, परचेज किया है, तुमको बोनस में मिलेगा और 100 शेयर 1:1, करेक्ट। तो तुम्हारे पास टोटल कितना रहेगा, 200 शेयर्स, और इन शेयर्स के लिए तुमको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? और जब भी बोनस शेयर इशू होता है ना, तब तुम्हारे मार्केट का जो शेयर का प्राइस है वो आधा हो जाता है, मतलब वो एज पर द बोनस के हिसाब से ही उस शेयर प्राइस घट जाता है, क्योंकि शेयर ज़्यादा हो चुका है मार्केट में। देखो चीज़ को समझो बहुत प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, इसके पास पकड़ लो 2 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है, अब इस 2 लाख पेड अप शेयर कैपिटल के बदले अगर हर एक तुम्हारे शेयर्स के पीछे अगर पकड़ लो 10 रुपये का भी शेयर है तो इसका 20 लाख रुपए मिला। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी 20 लाख। अब पकड़ लो यही जो है ना, यही कंपनी जो है बोनस देना चाहता है, बोनस देना चाहता है। ठीक, बोनस देना चाहता है। अब जब बोनस देना चाहता है, क्या वो कंपनी पैसा लेगा, मनी आएगा कि नहीं कंपनी के पास? नहीं, मनी नहीं लेगा। क्या शेयर्स जाएगा? हाँ, शेयर्स तो जाएगा क्योंकि बोनस मिल रहा है। तो पकड़ लो 2 लाख शेयर्स उसने इशू किया है, अब और 1:1 के हिसाब से वो और 2 लाख शेयर इशू करना चाहता है। ठीक है, तो क्या ये शेयर्स इशू हो गया? हाँ, इशू हो गया। क्या पैसा आया? पैसा नहीं आया। ठीक है, इशू हो गया लेकिन पैसा तो नहीं आया सर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग मनी है यही तो है ना हमारे पास, यही है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ये जो टोटल हम लोगों ने 2 लाख, 2 + 2 4 लाख जो हम लोगों ने शेयर्स इशू किया है वो एडजस्ट करेंगे। तो शेयर प्राइस अगर ₹10 था ना, तो वो आ जाएगा ₹5 में। ईच शेयर का प्राइस गिर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ फटाफट, क्या ये समझ में आ रहा है? इजी पीजी। ठीक है, अब बोनस के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले, बहुत कुछ देखने वाले हैं। अब जो ये ₹5 है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी मैं तुमको बता देता हूँ, सो दैट तुमको ये पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये जो न्यू प्राइस है ये है ओल्ड प्राइस और ये है न्यू प्राइस।
ठीक है, अब ये ओल्ड प्राइस से न्यू प्राइस कैसे आता है, कैसे हम लोग इसको करते हैं, ये तुमको समझना है। ठीक है, अब और एक छोटा सा वैल्यू लेता हूँ सो दैट दिमाग तुम्हारा कंफ्यूज ना हो जाए। पकड़ लो, तुम्हारे पास CS एग्जाम स्क्वाड का तुम्हारे पास एक शेयर है। ठीक, एक शेयर है CS एग्जाम स्क्वाड का। अब CS एग्जाम स्क्वाड ने बोनस इशू किया है 1:1, तो अब तुम्हारे पास करेंटली कितना शेयर्स है? 2 शेयर्स। 1:1 के बदले 1 देगा, ठीक है, तो 2 के बदले 2, तो 1:1 है, तो ये हो गए 2 शेयर्स। ठीक, और ईच शेयर का प्राइस जो था वो है 1000 रुपीज। ये पकड़ के चलो, अंडरस्टूड। अब देखो एक चीज समझो, CS एग्जाम स्क्वाड ने शेयर इशू किया, ठीक, अच्छी बात है, बोनस शेयर इशू किया। क्या CS एग्जाम स्क्वाड को इस बोनस शेयर के बदले पैसा मिला? आंसर है नहीं सर, पैसा नहीं मिला, ये फ्री का शेयर है। तो क्या CS एग्जाम स्क्वाड का जो कैपिटल है, क्या उसमें कोई चेंजेस हुआ? नहीं, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। कैपिटल इंक्रीज हो गया? नहीं सर, पैसा तो नहीं आया, लेकिन शेयर्स गया है, पैसा नहीं आया। तो इसको हम लोग न्यू प्राइस में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या करेंगे? न्यू कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो, न्यू प्राइस कितना होना चाहिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पोस्ट बोनस कैलकुलेशन, पोस्ट बोनस कैलकुलेशन लगाओ। न्यू प्राइस क्या होना चाहिए? न्यू प्राइस क्या होना चाहिए? ओल्ड प्राइस, ठीक है, ओल्ड प्राइस बाय बोनस रेशियो फैक्टर। ठीक है, बोनस रेशियो फैक्टर। तो यहां पे फैक्टर क्या रहता है तुमको समझा देता हूं। न्यू प्राइस क्या होगा? ओल्ड प्राइस कितना था? 1000, बोनस रेशियो फैक्टर है 2। क्यों? एक के बदले एक मिल रहा है, तो 1:1 है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो 2 डिवाइड जब करोगे तो 500 निकलेगा, और यही 500 है तुम्हारा न्यू प्राइस। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है दोस्तों? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो, इसको समझ लिए। अब रूल्स हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस देखेंगे बोनस शेयर को इशू करने का। जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है अब देखो, समझो इस चीज को जो मैं लिखा रहा हूं। बोनस शेयर को गवर्न करता है सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, सेक्शन 63। रूल 14 एंड सेबी जो है वो भी गवर्न करते हैं, लेकिन रूल्स वगैरह याद करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनेशन में रूल का नंबर लिख के नहीं आ पाओगे, सेक्शन याद कर लो वही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन तो अगर लिखवाना चाहो तो रूल 14 एंड सेबी जो है वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब सुन, सबसे पहले ये बता कि बेनिफिट क्या है बोनस शेयर का। बोनस शेयर क्या होता है ये तो तुमको समझ में आ चुका है। बेनिफिट पर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे? बेनिफिट क्या है बोनस शेयर का? तो इसका आंसर है कैपिटलाइज करना अपने प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन लिख दो या फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट लिख लो। कैपिटलाइजेस प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि आइडल प्रॉफिट को यूज कर लेना। जो प्रॉफिट तुम्हारा आइडली बैठा है, तुमको यहाँ ये कहीं पर भी तुमको लगाने का तुमको नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है, तो तुम उसको कैपिटलाइज कर लो, उसको यूज कर लो। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है? वर्ड तो तुम्हारे पास जो पैसा है, देखो इससे बेनिफिट क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट करने का बेनिफिट क्या होता है? तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है। कंपनी ये पैसा बाहर देने के बजाय कंपनी की सोच रहा है कि यार पैसा अपने कंपनी पे रहते हैं, हम लोग शेयर्स दे देते हैं। तो इससे क्या होता है बताओ फटाफट? फंड फ्लो नहीं होता, कंपनी का पैसा बाहर नहीं जाता। नो एडवर्स फंड फ्लो, नो एडवर्स फंड फ्लो। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद तुमको जो याद रखना है वो ये है कि शेयर प्राइस रिड्यूस होता है। क्या होता है? शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस इन शेयर प्राइस,
शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाता है। शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाने से क्या हो जाता है कि बहुत सारे और इन्वेस्टर्स इनको खरीद पाते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, गॉट इट। और शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाता है, शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाता है। तुम्हारे पास पहले एक शेयर था, अब हो गया 2, तो शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ ना। समझ में आ रहा है? ओके, ABCDE। लास्ट बेनिफिट जो है वो है तुम्हारा नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल नहीं रहता, डिविडेंड टैक्सेबल रहता है लेकिन बोनस टैक्सेबल नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका कुछ नियम है, कंडीशन। once declared cannot be taken back। once declared, एक बार तुमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फिर यू कैनॉट कम बैक। कैनॉट बी कैंसल्ड लिख दो, ठीक है, गॉट इट। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ बोनस शेयर कि कहां से देंगे। जो बोनस हम लोग इशू करेंगे उसका पैसा हम लोग कहाँ से हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, पैसे को एडजस्ट करना है। तो सोर्सेस हमेशा याद रखना, सबसे पहला सोर्सेस रहता है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से निकालो, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकालो, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से निकालो। एक जगह जहां से तुम नहीं निकाल सकते वो है बेटा, ये प्रोहिबिटेड रहता है, वो है रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या बताओ, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, सी री वैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। इससे तुम नहीं निकाल सकते तो इसको हम लोग एक्स कर देंगे, ठीक है, एक्स कर देंगे। तुमको ये देखने में मज़ा आएगा और करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका है, करेक्ट, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशंस को, हम लोग थोड़ा और इंक्रीज करेंगे कंडीशंस, और तुमको यहाँ पे करवा देता हूँ मैं कंडीशंस, बहुत मज़ा आने वाला है। कंडीशंस को समझो, कंडीशंस में और हम लोग ऐड करने वाले हैं तुम्हारा AOA जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। AOA मस्ट अलाउ। अगर AOA अलाउ नहीं करता तो उसको अमेंड कर दो, ठीक है। डज नॉट अलाउ, इफ डज नॉट अलाउ इसमें लिख दो, इफ AOA डज नॉट अलाउ, then pass SR and amend it। इसको अमेंड कर दो, चेंज कर दो, ठीक है, SR पास करके। अंडरस्टूड, गॉट इट, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो चुका है। अच्छा, ये AOA मस्ट है, ठीक है। उसके बाद सी, एक जनरल रेजोल्यूशन पास होगा। क्या बताओ, बोर्ड मेंबर्स सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, रेकमेंड करेंगे, है ना। तो ये जनरल मीटिंग में ये है तुम्हारा BR@BM, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड मीटिंग में। पहले सबसे पहले कौन इसको रेकमेंड करेगा, बोर्ड रेकमेंड करेगा। उसके बाद ना शेयर होल्डर्स के पास पावर जाएगा, है ना, SR पास करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बोर्ड, उसके बाद ABCD लिख दो, SR इन GM से ये अप्रूवल हो जाएगा। ये पास करेगा बाय द बोर्ड, फिर ये पास करेगा शेयर होल्डर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, अच्छा। नो डिफॉल्ट होना चाहिए, नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा पहला, ठीक है। जैसे कि डिफॉल्ट इन व्हाट, डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, डिपॉजिट्स, ठीक है, डेट इंटरेस्ट, डेट इंटरेस्ट, डिपॉजिट का सेक्शन तुमने पढ़ रखा है। डिपॉजिट अगर तुम पेमेंट नहीं कर पाए, रीपेमेंट नहीं कर पाए, डेट का इंटरेस्ट तुम नहीं भर पाए, फिर तुम्हारे बहुत सारे हैं, लिख सकते हो एम्प्लॉयज़ का ड्यू है, एम्प्लॉयज़ का ड्यू है, पहले ये सब निकालो ना, उसके बाद तुम एम्प्लॉयज़ का कैसे ड्यू होता है सर, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, उसके बाद बोनस, ये सारे सबसे पहले तुम
झमेला को ख़त्म करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सब तुमको कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे एफ का कंडीशन देख लो कि फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए। क्या बताओ? फुल्ली पेड शेयर्स होने चाहिए, पेड शेयर्स होने चाहिए। फुल्ली पेड शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर्स कंपनी एज अ बोनस दे रहा है ये फुल्ली पेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल सुन मैं बोनस दे रहा हूँ, इस शेयर का आधा पैसा मैं दे रहा हूँ, आधा पैसा तू दे देना, ये बोनस नहीं होता। क्या ये समझ में आ रहा है? फुल्ली पेड अप शेयर्स होना चाहिए। अच्छा, नॉट लीन इन डिविडेंड होना चाहिए। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, नॉट इन लीव ऑफ डिविडेंड। नॉट इन लीव ऑफ डिविडेंड इसका मतलब ये होता है कि बोनस जो है वो डिविडेंड का रिप्लेसमेंट नहीं, कि तुम डिविडेंड नहीं दे पाए इसलिए तुम बोनस दे रहे हो, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, बोनस इज नॉट इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखेंगे हम लोग आरओसी के फाइलिंग्स के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। सीधा आरओसी के फाइलिंग्स देखेंगे, इधर आ जाओ, आरओसी की फाइलिंग्स, आरओसी फाइलिंग्स देखेंगे हम लोग, आरओसी का फाइलिंग्स देखेंगे। तुमको देना होगा MGT14। अभी तुमको बताया था मैंने MGT14 किसके लिए, अगर तुम पकड़ लो SR पास कर रहे हो, AOE का चेंज कर रहे हो तो MGT14, ठीक है। उसके बाद तुम पास 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, पास 3 आएगा फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कारण, ठीक। अच्छा, ये जो है इनका डेडलाइन होता है 30 डेज। क्या ये समझ में आ रहा है? गॉट इट? ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते कि पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बोनस का हम लोगों ने कर रखा है, मीनिंग समझा दिए, गवर्निंग प्रोविजंस, बेनिफिट समझा दिए। उसके बाद नो विड्रॉवल, मतलब बोनस एक बार रेकमेंड कर लिया तो वो तुम ये डिसीजन विड्रॉ नहीं कर सकते, तुमको देना ही होगा बोनस, ठीक है। सोर्सेज भी बता दिए, प्रोहिबिशन भी बता दिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से तुम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस भी बता दिए, पूरा का पूरा फॉर्म टू फॉर्म भी बता दिए, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वेट इक्विटी के शेयर्स। क्या देखेंगे बताओ? स्वेट इक्विटी के शेयर्स, ठीक है। एक पेज ले रहा हूँ, आई होप कि तुमको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वेट इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्वेट इक्विटी, ठीक है। स्वेट इक्विटी, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, स्वेट इक्विटी नाम से तुमको पता चल रहा है कि पसीने का इक्विटी। तुम अगर पसीने बहाओगे, ये तुम्हारा पसीना है, ये बहाओगे तो तुमको इक्विटी मिलेगा, इक्विटी मिलेगा। पसीने बहाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं पसीने बहाने के, अंडरस्टूड। ये ऐसे फ्री में जैसे तुमको बोनस मिल जाता है उस प्रकार का बोनस वाला नहीं है ये चीज़, ये फ्री में नहीं मिलता, ये तुमको मिलता है आफ्टर यू गिव समथिंग बैक टू द कंपनी। और वो क्या होता है, तुम क्या देते हो कंपनी को, कंपनी को क्या दिया है, किस लिए दिया है, क्यों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम कंपनी में कोई स्किल तुमने पकड़ लो दे दिया है कंपनी को, ठीक है। मतलब कंपनी में तुम्हारा ऐसा स्किल है भैया कि तुम्हारे स्किल से कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करवा दिए, ठीक है। तो तुम्हारे स्किल के ऊपर, तुम्हारे नो हाउ के ऊपर तुमको कुछ ऐसा मालूम है जो और किसी को मालूम नहीं है, तुमको कंपनी को बेनिफिट दे रहा है इस चीज़ का, ठीक है। ये फिर IPR वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तुम्हारे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पूरा अधिकार था, राइट, वो तुमने कंपनी को सेल कर दिए तो कंपनी तुमको देगा स्वेट इक्विटी। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ में तुमको स्वेट इक्विटी मिलता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलता स्वेट इक्विटी। क्या ये समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो स्वेट इक्विटी किस कारणवश मिलता है? अपना दिमाग जो तुम लगाते हो कंपनी के ऊपर और बहुत ज़्यादा, ठीक है, नो हाउ के लिए, IPR के लिए, वैल्यू एडिशन, ये स्किल के अंदर तुम वैल्यू एडिशन लिख सकते हो, वैल्यू एडिशन, ठीक है। इस कारणवश तुमको मिल जाता है, क्या बताओ, स्वेट का इक्विटी शेयर्स। तुमने स्वेट बहाया तो तुमको इक्विटी शेयर मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके ओके। ये स्वेट इक्विटी जो है, एक चीज़ मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, हाँ,
स्वेट इक्विटी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 88 सेक्शन 54 एंड रूल 8। ठीक है, अच्छा ये तुमको मीनिंग समझ में आ चुका है स्वेट इक्विटी का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ पे इनको दिया जाता है टू दी एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली स्वेट इक्विटी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये जो एम्प्लॉयज़ है ना, यहाँ पे कौन कौन आएगा, टू हुम, हम लोग किसको देंगे, टू हुम, देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स टू हुम, ये है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टर्स में एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस बात का याद रखना। ठीक, एंड लास्टली सब्सिडरी एंड होल्डिंग के एम्प्लॉयज, सब्सिडरी एंड होल्डिंग के एम्प्लॉयज को भी, ठीक है, उनको भी मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे लॉ लिख लो फटाफट। ये कौन गवर्न करता है? सेक्शन 54 अभी बताए थे तुमको। ठीक है, सिर्फ सेक्शन 54 ही याद रखो, रूल्स वगैरह याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम भूल जाओगे। ठीक, अच्छा ये समझ में आ चुका है, गॉट इट। अब देखेंगे हम लोग कंडीशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस, इसको पास करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला कंडीशन जो है वो है एस आर इन जी एम। अच्छा, जब भी तुम ये सब लिखोगे ना, तब हमेशा याद रख लेना कंडीशन से BR@BM, जो ये मैंडेटरी लिख देना। तो ये अगर तुम पूरा लिख देना बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, तो यहाँ पे आधा मार्क मिल गया। ठीक है, उसके बाद तुम SR इन GM, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, समझ में आ रहा है? तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, अच्छा SR में क्या क्या तुम इंक्लूड करोगे? SR में क्या इंक्लूड करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूड होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूड होगा, मार्केट प्राइस इंक्लूड होगा, फिर इंक्लूड होगा कंसिडरेशन एंड क्लास, किसको मिल रहा है? क्लास ऑफ एम्प्लॉय किसको दे रहे हो, या फिर डायरेक्टर्स किनको मिल रहा है, ये तुमको लिख के रखना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और हमेशा याद रखना कि ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, ये इक्वल्स टू नॉर्मल शेयर्स ही है, नॉर्मल शेयर्स रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा इसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो सेम है जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है। एसआर का वैलिडिटी है वो है 1 ईयर, 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स लिख दो। ठीक है, 12 मंथ्स रहता है एक के अंदर। जैसे तुमने इसको डिक्लेयर किया तो फटाफट तुम इसको दे दो। ठीक है, अलॉट कर दो। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा? लॉक इन पीरियड क्या रहेगा दोस्तों? लॉक इन पीरियड रहेगा तुम्हारा 3 साल, 3 ईयर्स। ठीक, देन तुम्हारा लॉक इन पीरियड हो गया। उसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट की कितना हम लोग दे सकते हैं, इसको कर लेते हैं। लिमिट्स कि कितना हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब पूरा का पूरा दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारा लिमिट है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 crore विच एवर इज हायर। ठीक है, ओवरऑल लिमिट क्या है? ओवरऑल लिमिट है 25%। एंड ये जो स्टार्टअप के लिए कितना है? स्टार्टअप के लिए है 50%। 50% तो पेड अप शेयर कैपिटल फॉर 10 ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो वैल्यूएशन कौन करेगा बताओ? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा वैल्यूएशन। गॉट इट? ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे
अच्छा, फॉर्म्स देख लेते फटाफट, फॉर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फॉर्म में जाएगा तुम्हारा जैसे कि MGT12 SR के लिए, फिर तुम्हारा आएगा SH3 कंपलसरी है, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए, करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें तुम्हारा स्वेट इक्विटी भी आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं स्वेट इक्विटी का सब कुछ हो गया है कि नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया है। वैल्यू एडिशंस क्या होता है, मतलब क्या वैल्यू ऐड करना, एम्प्लॉयज कौन है देख लेना इसको, कौन है, कंडीशंस हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस कंसिडरेशन, ओके। उसके बाद सेबी से कंप्लायंस लेना, ओके। राइट एंड लिमिटेशन, SR का वैलिडिटी 12 मंथ्स, 3 अनलॉक इन पीरियड, 5 करोड़ या फिर 15%, 25%, 50%, ये पूरा हो चुका है। वैल्यूएशन कराओगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स से, ठीक है। उसके बाद amount of sweat equity shares issued is treated as part of the managerial remuneration. Issue to any director or manager, issue for non-cash consideration that isn't a balance sheet asset. तो इसका मतलब क्या होता है, मैं तुमको समझा दूँ, सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इंक्लूड हो जाता है ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर जो तुमने इशू किया है, ठीक है। इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज पार्ट, डायरेक्टर एंड मैनेजर को जो इशू किया जाता है, इतना याद रखो काफ़ी है। डिस्क्लोजर दोगे बोर्ड रिपोर्ट पे, ऑब्वियसली कंसिडरेशन, प्राइसिंग फार्मूला, क्या क्या तुमने प्राइसिंग किया है, NSH3 तुमको फाइल करना है, ठीक है। बस खत्म, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, बाई बैक एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बाई बैक देखेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे। चलो, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ फटाफट, ठीक। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखो इसको बहुत अच्छे से, ये सेक्शन 61, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 61, ठीक। अच्छा, ऑल्टरेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, ऑल्टरेशन किस किस प्रकार से हो सकता है। एक, तुमने इंक्रीज किया अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को, इंक्रीज किया ऑथराइज्ड कैपिटल को, ठीक है। ऑल्टरेशन कैसे कैसे कर सकते हो, इंक्रीज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, वो अमाउंट है जो तुम मार्केट से उठा सकते हो एज पर योर AOA, ठीक है। एज पर योर AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल, वही, मतलब इतना तुम उठा सकते हो मार्केट से। अंडरस्टूड, क्या समझ में आ रहा है? ओके। नंबर बी, एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस किस मेथड से तुम कर सकते हो। कंसोलिडेशन करना ऑफ योर शेयर्स। सी, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो, सबसे पहले समझ लो। कन्वर्ट कर देना इनटू स्टॉक्स, कन्वर्जन इनटू स्टॉक्स। डी, सब डिवीजन करना of the shares, and lastly number E is cancellation of shares, इन सारे मेथड से तुम क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो तुम्हारे शेयर कैपिटल को। अब एक चीज समझो, ये ऑल्टर करने से पहले, इस प्रकार के चेंजेस लाने से पहले तुमको झांकना होगा, तुमको क्या करना होगा, झांकना होगा तुम्हारे AOA में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में झांकना हो, क्या ऑल्टरेशन करना तुम्हारा AOA अलाउ करता है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, AOA मस्ट अलाउ। अगर AOA अलाउ नहीं कर रहा है तो तुमको क्या करना होगा,
तुमको एओ को अमेंड करना होगा, एओए को अमेंड करना होगा, चेंज करना होगा कि ऑल्टरेशन पॉसिबल। इसको कैसे करेंगे हम लोग? एसआर इन जीएम पास करके, एसआर इन जीएम पास करके। और जब जब एसआर पास होगा तब तब क्या तुम फाइल करोगे? MGT 14। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तुमको अथॉरिटी देता है, एओ तुमको अथॉरिटी देता है ये सारे चेंजेस करने के लिए। सबसे पहला हम लोगों ने देखा इंक्रीज्ड इन ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज्ड इन ऑथराइज्ड कैपिटल, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो 10 करोड़ था, इसको तुम चेंज करके करना चाहते हो 20 करोड़, 20 करोड़ करना चाहते हो, मार्केट से 20 करोड़ उठाने का कैपेसिटी तुम अपने कंपनी को देना चाहते हो, तो तुम उसको इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है स्मॉल शेयर्स को बड़ा करना, स्मॉल शेयर्स को बड़ा करना, बिग करना। ये कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले लो कि 10 शेयर है, फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर्स है, ठीक है, एट ₹10 ईच। ठीक, इस 10 शेयर को एट ₹10 ईच मतलब ईच शेयर का ₹10 कॉस्ट है, इसको तुम इंक्रीज करोगे, मतलब ईच शेयर को तुम इंक्रीज करके ₹100 करना चाहते हो, तो इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन। ठीक है, स्मॉल शेयर्स को बड़ा करना। अंडरस्टूड? अब समझो, अगर तुम ये बड़ा करने से तुम्हारा वोटिंग पावर जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो एक शेयर का अगर पहले ₹10 कॉस्टिंग था, अब एक शेयर का तुम ₹100 कॉस्टिंग देना चाहते हो, और मेंबर्स इसको लेंगे कैसे? तुम उनका वोटिंग पावर इंक्रीज करना चाहते हो फॉर एग्जांपल। तो अगर करना चाहते हो, अगर तुम इसके कारण कंसोलिडेशन के कारण तुम्हारा वोटिंग पावर चेंज होता है, वोटिंग पावर अगर चेंज होता है तो इससे पहले तुमको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, इसको तुम याद रखना, दिमाग में गांठ बांध लो इस चीज का। समझ में आ रहा है? अच्छा, कन्वर्शन ऑफ स्टॉक्स को तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, फुल्ली पेड अप शेयर्स को तुम एज अ स्टॉक कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक, अच्छा, उसके बाद सब डिवीजन का मतलब होता है कि बिग शेयर्स को स्मॉल करना, जैसे 10 रुपये, जैसे ये 100 का तुमने 10 का 100 किया था, उसको 100 का 10 कर रहे हो तुम, सिंपल चीज। ठीक, लास्टली आता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को कैंसिल कर देना। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसको तुम कैंसिल करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स जैसे कि तुमने बहुत सारे शेयर्स जो है ना वो इशू किया है, लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं। ठीक है, तो जो शेयर्स लिए ही नहीं गए हैं बाय एनीवन, उसको तुम कैंसिल करना चाहते हो, तो उसको कहा जाता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। गॉट इट? इज इट क्लियर? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया ऐसा नहीं है। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स इज नॉट इक्वल्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये जब तुम अकाउंटिंग वगैरह करोगे तब तुमको पता चलेगा। क्या है समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ चुका है, यही है और कुछ नहीं है इसमें। अगर करना चाहते हो तो कैसे, किस मेथड से करना होगा, ये तुमको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम देख लो यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने तुमको क्या बताया कि एओ का ऑथराइजेशन मैंडेटरी है, ठीक है, या फिर कंपलसरी है। अगर एओए चेंज कर रहे हो, अगर मतलब एओए ऑथराइज नहीं करे तो इसको क्या कर देना है? चेंज। और चेंज करते ही तुमको फाइल करना होगा MGT 14, और ये तो SR करोगे ना, इसलिए। ठीक, करेक्ट? ठीक है, ये 2 पॉइंट तुमको याद रखना है। फिर तुम जो चेंजेस कर रहे हो उसके लिए तुमको ये फॉर्म मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ही लिखवा देता हूँ। तुमको फॉर्म SH7 पास करना होता है, मतलब फाइल करना होता है। कितने दिन के अंदर? विदिन 30 डेज। ठीक, समझ में आ चुका है? गॉट इट? ओके, अगर तुमने कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुमने स्किप कर दिया तो तुम्हारे ऊपर लगेगा पेनल्टी। कितना लगेगा? पेनल्टी लगेगा ₹500 पर डे। ठीक है, और मैक्सिमम कितना लग सकता है? ₹5 लाख। गॉट इट? यह है कंपनी के ऊपर। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा उसके ऊपर ₹500 पर डे सेम रहेगा, लेकिन मैक्स जो है वो लग सकता है 1 लाख।
गॉट इट? हाँ जी, बताओ। ठीक, ओके। इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं वो है बाई बैक। ठीक है, बाई बैक करेंगे हम लोग। बाई बैक का जो हमारा क्लास रहेगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाई बैक के साथ हम लोग ये चैप्टर एंड करने वाले, क्योंकि एक साथ सब कुछ करवा दूंगा तो शायद तुम्हारे दिमाग में बैठे ना। तो ये सब जितना मैंने करवाया उतना तुमको लिख के पढ़ के रेडी हो जाना है इन सब के साथ। एंड बाई बैक हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।